स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द लर्निंग ऑर्बिट में। आज हम लोग यूजीसी नेट में लगे हुए अंधेर नगरी नाटक पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अंधेर नगरी नाटक में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो यूजीसी नेट के परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। उसके पूर्व में हम लोग पहले जानेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए, क्या क्या चीज़ें लिखी, उसके बारे में जानेंगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल दास था, जो गिरिधर उपनाम से कविता लिखते थे। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अब यहाँ पर बहुमुखी प्रतिभा के धनी हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि भारतेंदु ने अपने जीवन काल में बहुत ही अल्प समय में, यानी 35 वर्ष ही उनका जीवन काल रहा है, उन्होंने 35 वर्ष की आयु में ही नाटक, निबंध और कविताएं लिखी। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बहुमूल्य योगदान दिया और 18 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। इन्होंने 1868 में कवि वचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र चंद्रिका और 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधनी नामक पत्रिकाएं निकाली। उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर के काशी के विद्वानों ने 1880 में इनको भारतेंदु की उपाधि दी। भारतेंदु शब्द का अर्थ होता है भारत का चंद्रमा, और इनके साहित्य में योगदान के चलते ही 1857 से 1900 तक के काल को भारतेंदु युग नाम से जाना जाता है। इन्होंने मौलिक और अनुदित दोनों नाटक लिखे हैं। मौलिक नाटकों में इनके नाटक आते हैं वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, विशस्य विशोथम, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप। जिसकी ट्रिक भी मैंने लिखी है पीडीएफ में, आप लोग पढ़ सकते हैं। वेद सत्य से चंद्र हुआ, फिर प्रेम जोगनी आया, विष की औषधि विष होती, ये भारतेंदु बतलाया, भारत की दुर्दशा सुनाकर देवी नील रचाया, अंधेरी नगरी को जाकर सती प्रताप बनाया। इनका जो सती प्रताप नाटक है वो अपूर्ण है, जिसको राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। इनके जो अनुदित नाटक हैं जैसे विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, दुर्लभ बंधु और मुद्रा राक्षस। इसकी ट्रिक है विरपा धन का भा, दुर्लभ मुद्रा हो गया। वी से विद्या सुंदर, रा से रत्नावली, पा से पाखंड विडंबन, धन से धनंजय विजय, का से कर्पूर मंजरी, भा से भारत जननी, दुर्लभ से दुर्लभ बंधु और मुद्रा से मुद्रा राक्षस। जो दुर्लभ बंधु है इसको वंशपुर के महाजन नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कभी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि दुर्लभ बंधु का अन्य नाम क्या है, तो वंशपुर का महाजन, या ऐसे पूछ लिया जाता है कि वंशपुर का महाजन नाम किस नाटक का है, तो दुर्लभ बंधु का। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अंधेर नगरी नाटक पर। तो जो अंधेर नगरी नाटक है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक दिन में लिखा। बनारस घाट पर काशी के एक प्रसिद्ध जमींदार थे, उनको सबक सिखाने के लिए। और ये जो नाटक है ये प्रहसन है, और ये कहाँ पर खेला गया? बनारस के ही दशाश्वमेध घाट पर खेला गया था। अब प्रहसन जो है, प्रहसन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शुद्ध प्रहसन और एक होता है संकीर्ण प्रहसन। तो जो हमारा अंधेर नगरी नाटक है वो संकीर्ण प्रहसन के अंतर्गत आता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अंधेर नगरी नाटक जो है वो कुल 6 भागों में या 6 अंकों में विभाजित है। पहला अंक है बाह प्रांत, दूसरा अंक है बाजार, तीसरा है जंगल, चौथा है राजसभा, पांचवा है अरण्य और छठा है शमशान। एक बार फिर से करते हैं हम लोग। पहला बाह प्रांत, दूसरा बाजार, तीसरा है जंगल,
चौथा राजसभा, पांचवा अरण्य और छठा शमशान। पहले अंक में महंत अपने दो चेलों के साथ आते हैं जिनका नाम है गोवर्धन दास और नारायण दास। महंत कहते हैं कि ये जो नगर है ये बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जाओ, क्या पता कुछ भिक्षा मिल जाए तो भगवान शालिग्राम को भोग लगाने के लिए कुछ व्यवस्था हो जाए। तो अब अगर यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए कि भिक्षा किस लिए मांगने जाते हैं, तो भगवान शालिग्राम को भोग लगाने के लिए। जो नारायण दास है वो पूर्व दिशा की ओर जाता है और जो गोवर्धन दास है वो पश्चिम दिशा की ओर जाता है। अब यहाँ पूर्व और पश्चिम दिशा जो है इनका जो अर्थ है पश्चिम से पश्चिमी सभ्यता से है, जिसको भारतेंदु ने एक नाटक के माध्यम से दिखाया कि पश्चिमी सभ्यता को अपनाना बिना सोचे समझे हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो गोवर्धन दास जाते हैं पश्चिम दिशा में और नारायण दास जाते हैं पूर्व दिशा में। नारायण दास को कुछ भी नहीं मिलता, वो वापस लौट आता है। और जब गोवर्धन दास जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि सारी चीज़ें उनको सब टके सेर मिल रही है। अब टके सेर मिलती है तो वो उनको भिक्षा में 7 पैसे मिल जाते हैं। 7 पैसे मिलते हैं, उसी 7 पैसे से वो 3.5 सेर मिठाई खरीद करके लेकर के आ जाते हैं। अब जब मिठाई खरीद करके लेकर के आते हैं, महंत के पास पहुंचते हैं, महंत को बताते हैं तो महंत कहते हैं कि इतनी सारी मिठाई। तो वो कहता है कि सब यहाँ टके सेर मिल रहा था। तो महंत उसको तुरंत कहते हैं कि हमें ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जहाँ अमीर गरीब या किसी भी चीज़ में कोई अंतर नहीं है। गोवर्धन दास कहता है आपको जाना है आप जाइए, मैं नहीं जाऊँगा। महंत कहते हैं देख लो बच्चा, बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। तो गोवर्धन दास कहता है अगर मुझे कुछ लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा। महंत लोग चले जाते हैं। फिर गोवर्धन दास जो है खा पी के एकदम हट्टे कट्टे हो जाते हैं। फिर राजसभा में एक फरियादी आता है, वो कहता है कि महाराज मेरी बकरी मर गई राजा के सामने। फिर वो बताता है कि राजा पूछता है कैसे मरी बकरी, तो वो बताता है कि दीवार गिर करके मर गई है, उस पर दीवार गिर गई थी। वो पूछता है दीवार किसने बनाई, फिर वो उसको भिश्ती को लेकर के आता है। भिश्ती कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मसाला बनाने वाले ने पानी ज़्यादा डाल दिया था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर जो राजा है वो 100 कोड़े मारने का आदेश देता है, किसको, फरियादी को। उसके बाद क्या होता है कि राजा फांसी का फंदा बनवाते हैं। अब वो फांसी का फंदा इतना बड़ा बन जाता है कि वहाँ पर वो किसी को फिट नहीं बैठता है, किसी के गले की नाप का नहीं बना होता है। तो राजा कहते हैं कि जाओ नगर में जो भी तुमको मिले इस फांसी के फंदे के नाप का उसको पकड़ के ले आओ। तो जो गोवर्धन दास है वो 5वें अंक में गाना गाते हुए आ रहे होते हैं, उनको 4 सिपाही आकर के पकड़ के ले जाते हैं। अब गोवर्धन दास कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि चलो वहाँ पर तुम्हें पता चल जाएगा क्या है सारी चीज़ें। वहाँ पर जाता है, उसको पता चलता है कि उसको तो फांसी देने वाले हैं लोग। तो अब वो कहता है अब मैं क्या करूँ। फिर उसको अपने गुरुजी की बात याद आती है कि काश मैंने उस समय अपने गुरुजी का कहा हुआ मान लिया होता तो शायद ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो वो अपने गुरुजी को याद करता है। उनके गुरुजी और गोवर्धन दास के मित्र नारायण दास वहाँ पहुँचते हैं। गुरुजी एक योजना बनाते हैं इस समस्या का समाधान निकालने के लिए, और वो कहते हैं कि एक अभी जो समय चल रहा है वो बड़ी ही मुश्किल से आता है, और इस समय जो भी जिसकी भी मृत्यु होगी उसको मोक्ष मिलेगा और भगवान के चरणों में स्थान मिलेगा। तो राजा सोचता है कि ये चीज़ तो मुझको ही मिलनी चाहिए। तो राजा कहता है कि कोई भी फांसी पर नहीं चढ़ेगा, मैं ही फांसी पर चढ़ूँगा। और राजा फांसी पर चढ़ते हैं और इस प्रकार से उस नगर को अंधेर नगरी चौपट राजा से मुक्ति मिलती है। ये तो थी नाटक की पूरी कथा वस्तु। अब नाटक में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम लोगों को ये याद रखनी है, तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले आलोचकों ने क्या क्या चीज़ें कही हैं वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। रामविलास शर्मा क्या कहते हैं, अंधेर नगरी अंग्रेजी राज्य का ही दूसरा नाम है। कथन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है और ये पूछा जाएगा प्रश्न में, ठीक है।
अगला रामविलास शर्मा का ही है कि इन्होंने अंधेर नगरी नाटक को कालजयी कृति कहा है। नेमिचंद्र जैन, इन्होंने अंधेर नगर में यथार्थपरकता और शैलीबद्धता का बड़ा आकर्षक मिश्रण है, ये इनका कथन है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय क्या कहते हैं, अंधेर नगरी में ये देखा गया है कि जिस राज्य में गुण अवगुण का भेद नहीं, वहाँ प्रजा को राजा की मूर्खता के चंगुल में फंस जाने का डर बना रहता है। ये कथन किसका है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है। अंधेर नगरी नाटक के उद्देश्य क्या हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि आजकल एनटीए का जो पैटर्न है पूछने का, वो कथन के रूप में पूछ देता है और आपको 4-5 कथन दे दिए जाएंगे। फिर आपसे कहा जाएगा कि बताइए निम्न में से कौन सा कथन अंधेर नगरी नाटक के लिए सत्य है या असत्य है। तो अंधेर नगरी नाटक में हमें नारी भावना देखने को मिलती है, जातिगत भेदभाव भी मिलता है, अंधविश्वास का चित्रण है। अंधविश्वास का चित्रण इसलिए है जब राजा को पता चलता है कि फांसी पर चढ़ने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो राजा बिना कुछ सोचे समझे कहता है कि मैं ही चढ़ूँगा। तो यहाँ से हमें अंधविश्वास का चित्रण देखने को मिलता है। नारी भावना हमें कहाँ से देखने को मिलती है, नारी भावना हमें दूसरे अंक में जो बाज़ार है वहाँ पर घासी राम हैं, वो गाते हैं, कहते हैं चना खावे तो कि मैना, बोले अच्छा बना चबैना, चना खावे गफूरन मुन्नी, बोले और नहीं कुछ सुननी। तो यहाँ पर उस समय यानी भारतेंदु युग के समय जो तात्कालिक बनारस की जो वैश्याएँ थीं उनका भी चित्रण किया गया है तो कि मैना, गफूरन और मुन्नी के नाम से। ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी शासन के प्रति तीखा व्यंग है, ये तो आप लोगों को पता ही है। फिर आते हैं हम लोग प्रथम अंक में, जो इनका प्रथम अंक है यानी बाह प्रांत में भक्ति काल के 2 कवियों का वर्णन है। तो जो भक्ति काल के 2 कवि हैं उनका नाम क्या है, सूरदास और तुलसीदास। ठीक है। फिर दूसरे अंक में हम लोग आते हैं, तो दूसरे अंक में हमको नारंगी के प्रकार देखने को मिलते हैं। सिलहट की नारंगी, बुटवल की नारंगी, बिहिदाना और सरदा, ये कुछ शब्द हैं। नारंगी 4 प्रकार के हैं, रामबाग की नारंगी, आनंदबाग की नारंगी, सिलहट की नारंगी और बुलवट की नारंगी। तो जो सिलहट शब्द है ये बांग्लादेश का एक नगर है और बुलवट जो शब्द है वो नेपाल का एक कस्बा है। बिहिदाना शब्द जो है ये अमरूद जैसे एक फल का बीज है। सरदा जो है ये खरबूजे की एक जाति का श्रेष्ठ फल है। इसी में हमको पता चलता है कि हलवाई की 36 कौम का जिक्र किया गया है। कलकत्ता के विल्सन का जिक्र किया गया है। मंदिर के भितरिये का जिक्र किया गया है। मंदिर के भितरिये अर्थात मंदिर जिनके निरीक्षण में चलता है वो मंदिर में कैसे चोरी करते हैं, किस प्रकार से अपने जो उनके अधिकार हैं उनका गलत प्रयोग करते हैं, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। कबाब वाले का बताया गया है कि कबाब वाला जो है वो अपना कबाब 84 मसाले उसमें मिलाता है और 72 आंच पर पकाता है। तो ये जो छोटे छोटे बिंदु हैं ना, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। जब तक ये सारी चीज़ें आप याद नहीं करेंगे, आप लोगों को परीक्षा में अगर ऐसी चीज़ें पूछ ली जाएंगी तो आप इसका उत्तर नहीं बता पाएंगे। अंधेर नगरी नाटक में कुल गीतों की संख्या 6 है और तीसरे दृश्य में हमें पता चलता है, अगर पूछ लिया जाए कि किस दृश्य में कौन सा गीत है, क्या है, तो तीसरे दृश्य में गीत है सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए वास। तीसरे अंक में ही हमें पता चलता है कि गोवर्धन दास को 7 पैसे भिक्षा मिलती है और जिसका वो 3.5 सेर मिठाई खरीद लेते हैं। चौथे दृश्य के पात्रों में सबसे पहले सेवक हैं, फिर मंत्री, फिर राजा, नौकर, कल्लू, बनिया। बनिया का नाम पूछा जा सकता है तो कल्लू है। फरियादी, कारीगर, छूने वाला, भिश्ती, गड़ेरिया, कोतवाल, कसाई, तो ये पात्रों के नाम हैं जिसमें से कल्लू, बनिया महत्वपूर्ण है जो आपको याद करना चाहिए। ठीक है। 5वां जो अंक है, 5वें अंक में गोवर्धन दास और 4 सिपाही का दृश्य दिखाया गया है और 5वें अंक में
ये बताया गया है कि जो अंधेर नगरी का जो वहाँ के लोग हैं, नगर हैं, वो विवेक शून्य हैं। उनकी जो बुद्धि है, उनके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है। छठे अंक में राजा की मृत्यु दिखाई गई है और चीज़ें बताई गई हैं। तो ये था हमारा अंधेर नगरी नाटक। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हमारा नेट का पेड बैच भी चलता है, जिसको नेट की तैयारी करनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अभी बैच शुरू ही हुआ है तो ज़्यादा चीज़ें छूटी नहीं हैं। आप जितनी जल्दी ज्वाइन कर लेंगे उतनी जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट होगा और आपका परीक्षा में अच्छा नंबर आएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।